वही तो, दिस इज नॉट अ रॉयल एनफील्ड। मेरे को दो दिक्कत आई थी मेजर, ठीक है। देखोगे, देखो पीछे भाई, वो 2500 पॉइंट्स इज बेसिकली 2500 रुपीज। पुणे से हुबली, हुबली से बैंगलोर। प्लीज, अगर रॉयल एनफील्ड से कोई भी देख रहा है, और एक बार तो आरएस से भी करना पड़ा था। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं ओनरशिप रिव्यू रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 का। तो इसके ओनर हमारे साथ आज मौजूद हैं, राहिल। सो हम इनवाइट करते हैं राहिल को। वेलकम राहिल टू आवर हेलो। चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू टू टेक आउट योर टाइम फॉर अस। तो ये रिव्यू देने के लिए इन्होंने हमारे लिए सुबह 6:30 बजे उठे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, इन्होंने ये गाड़ी काफ़ी चला दी है, अराउंड 6000 ये गाड़ी चला दी है। तो आई थिंक ही इज़ द राइट पर्सन टू टेक द ओनरशिप रिव्यू। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, जानेंगे ए टू जेड इस गाड़ी में क्या क्या इनको इश्यूज़ लगे, क्या क्या अच्छी बातें लगी इस गाड़ी में। इतना चलाने के बाद ये लॉन्ग राइड्स भी करते हैं, बहुत सारे लॉन्ग राइड्स भी करते हैं। तो स्टार्ट कर देते, चलिए। सबसे पहले हम राहिल से पूछेंगे कि ये गाड़ी इन्होंने कब ली और कहाँ से ली, कितने की पड़ी। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैंने ये गाड़ी सितंबर 2024 में लिया था, अराउंड जस्ट गणेश चतुर्थी और वो टाइम पे चालू हो रहा था। तो मैंने बोला बेस्ट मुहूर्त है, नया जॉब लगा है, नया सिटी है, नया बाइक भी आ जाए। तो और बाइकिंग कल्चर पहले से था। पहले मेरे पास अपाचे 160 था, और वो भी 2016 वाला मॉडल, तो वो 4V वाला भी नहीं। हाँ, और वो भी मैंने सेकंड हैंड लिया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसका भी, मेरे को 4000 रुपये में गिरा था। बिसाइड्स दैट, उसके बाद मैंने बोला कि थोड़ा टाइम हो गए, अपग्रेड करते हैं। उसमें भी प्रॉब्लम आ रहे थे। मैं मुंबई पुणे 2 बार किया, और तीसरी बार में उसका जो गियर लीवर है वो टूट गया था। तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की था। मैंने स्टेशन पर रखा था, फिर बोला अच्छा अभी टाइम हो गया। 2016 का मॉडल 2019 में मैंने लिया, 2024 तक तो चलाया है मैंने। I should upgrade, and it's a risk right now to travel on that within the city। ठीक है, it can be used as a scooter, but फिर क्या point अगर आप स्कूटर के बाइक के नाम पे स्कूटर यूज़ कर रहे हो, और आप लॉन्ग राइड्स या वीकेंड राइड्स भी नहीं कर पा रहे हो। तो yes, that is it। So that is why I went in the market। I was checking out everything। अगस्त मिड से लेके सितंबर मिड तक मैंने सब बाइक्स चेक कर दिए, 250 से 450 सेगमेंट में। तो उसमें आपका के टी एम 250 आ गया, ड्यूक 250 वाला, जो नया वाला वर्जन है, लास्ट ईयर रिलीज़ हुआ था। फिर आपका बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, फ्रॉम सी बी 350, आर एस, हाइनस, सब ये सब बहुत सारे बाइक्स इंक्लूड हो गए थे। आप जो बोलो, सिर्फ मैवरिक 440 रह गया था, बट हार्ली डेविडसन 440 किया था मैंने रिव्यू। तो बेसिकली सब मैंने टेस्ट किया, और उसके बाद मेरे को स्पीड 400 भी किया। वो तो मेरे एक दोस्त के पास भी है। और स्क्रैम 400 किया था मैंने। स्क्रैम 400 मेरे को नहीं जमा था, और वो प्राइस भी बहुत ज़्यादा था, बिकॉज हार्ली डेविडसन का ब्रांड नेम। बट और मेरे को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी तभी होंडा के बाइक्स लग रहे थे, सी बी 350, हाइनस, आर एस। बट मैं बोला नहीं, मैंने ऑलरेडी एयर कूल्ड चला लिया है, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए। वो बहुत कंफर्टेबल राइडिंग स्टांस है, सोचना ही नहीं पड़ता है। और बट वो थोड़ा क्लासिक 350 जैसा वाइब आ जाता है। क्लासिक मैंने बाद में चलाया फिर। और मेरा कुछ इंक्लिनेशन नहीं था टुवर्ड्स रॉयल एनफील्ड। आई वाज लाइक आई ओपन इन द मार्केट, वट एवर आई लाइक आई बाय। तो एवरी बाइक के लिए आई वॉज हैविंग वन वर्ड रिव्यू इन माई फ्रेंड का ग्रुप की, दिस बाइक इज़ फैंटास्टिक, दिस बाइक इज़ क्लीन, दिस बाइक इज़ दैट। इसका बोला, वो लोग पूछे व्हाट इज़ योर रिव्यू गोरिल्ला 450 का? मैं बोला एक नहीं, दो वर्ड्स है, आई एम बाइंग दिस। स्पीड का भी मेरे को अच्छा लगा था, स्क्रैम मेरे को हाइटेड लगा था, तो मेरे को नहीं जमा था। मेरा वन ऑफ द मेन मेन कंसर्न्स था कि मेरे को बहुत कंफर्टेबली दोनों पैर ज़मीन पे पहुंचने चाहिए। और आप देख सकते हो मेरा हाइट 5556 है। तो बहुत सारे बाइक्स नहीं कंफर्टेबल होते। आई वॉज लुकिंग एट समथिंग 800 mm और बिलो सीट हाइट।
और प्रेफरेबली बिलो 800 तो मैं मैनेज भी कर लेता, बट फिर उसका वेट बहुत नहीं होना चाहिए तो मैं मैनेज कर सकता। तो उसमें CB 300 होंडा का जो आपने रिव्यू किया है वो आ जाता, बट फिर वी ऑलरेडी हैव दैट बाइक इन द ग्रुप, तो नहीं। और उसका टैंक छोटा है, तो इसका मेरे को सीट हाइट एकदम कंफर्टेबल लगा, 780 एंड आई थिंक इट इज़ द लोएस्ट इन द सेगमेंट। तो everyone can sit on it, feel very comfortable, adjust on it. आपको if you are coming out to be a new rider of a Royal Enfield, आपको इनिशियली 1 महीना लगेगा to get used to it, because इसका वेट, इसका हेफ्टीनेस आपको लगेगा कि आप वर्कआउट नहीं भी करते हो तो आपको करना पड़ेगा फॉर द बाइक, बिकॉज इट इज़ योर्स नाउ, इट इज़ लाइक योर गर्लफ्रेंड। हाँ, इसका टैंक साइज अराउंड 11.5 12 11 से 11.5 लीटर्स है। एंड ऑन एन एवरेज मेरे को क्योंकि मैं हाईवेज प्लस ये वीकेंड राइड हाईवे बोल रहा हूँ और सिटी दोनों यूज़ करता हूँ, तो मेरे को अराउंड 30 से 33 तक का माइलेज मिलता है। बट ऑन वेरी बैड डेज अगर मैं सिटी में ही चलाऊँ तो मेरे को 27 से 29 भी मिले, ठीक है। बट मेरा अभी मिक्स होता है, प्लस लाइक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल यू आर यूजिंग। मैं महीने में अगर 2 बार भरा हूँ तो एक बार शेल यूज़ करता हूँ, बाकी दूसरा नॉर्मल यूज़ करता हूँ HP इंडियन ऑयल, और वो भी कुछ स्पेशल नहीं, शेल का नॉर्मल, HP का नॉर्मल। तो इसलिए मेरा अभी भी आप देखोगे आधा टैंक है, और 190 किलोमीटर्स हो चुका है और 32 का एवरेज है, और दैट इंक्लूड्स वन लोनावला ट्रिप, टाइगर पॉइंट वगैरह जाके। तो राइट नाउ ऐसा है, 190 किलोमीटर्स और 32 का एवरेज है, और मैंने ये शेल में ही भराया था, और अभी भी हाफ है, तो ये चल जाएगा इसमें, अच्छे से दिख जाएगा फ्यूल रेंज। 163 अभी भी मैं चला सकता हूँ। तो सिटी प्लस हाईवे अभी 32 दिखा रहा है आफ्टर 190 किलोमीटर्स। इट विल कम डाउन टू एट मैक्स 31.5, बट उससे नीचे अभी जाएगा नहीं, अनलेस मैं इसको कंटिन्यूसली सिटी में चलाऊँ तो ये बिलो 30 देगा। तो ये तो हो गई माइलेज की बात। तो अब हम पूछेंगे राहिल से कि क्या-क्या पॉजिटिव लगते हैं इस गाड़ी के? वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, तो एज़ एन ओनर उनको क्या-क्या पॉजिटिव लगते हैं इस गाड़ी? आपका फर्स्ट ओपिनियन में अगर मैं आपको इसका बैजेस वगैरह दिखाऊँ, आपको कौन सा बाइक लगता है, लाइक कौन सा ब्रांड लगता है? वही तो, दिस इज नॉट अ रॉयल एनफील्ड, इट डज नॉट लुक फील लाइक अ रॉयल एनफील्ड। ओनली वन थिंग विच फील्स लाइक अ रॉयल एनफील्ड इज द वेट, द heftiness of it, ठीक है, बट इट ग्रोज ऑन यू एंड यू गेट यूज टू इट। मैंने आपको बताया था, फर्स्ट मंथ आप चला दोगे फ्रॉम एनी बाइक यू कम ऑन दिस, बी इट इफ इट इज़ नॉट अ हैवी बाइक, स्पेशली लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक R15 या कुछ, जनरली ये सेगमेंट में वही टारगेट है, 150 से 200 cc वाले बाइक्स, अपाचे हो गया, KTM हो गया, R15 हो गया, या वैसे टाइप के बाइक्स से किसी को अपग्रेड करने का है, तो दिस आई थिंक इज़ द परफेक्ट अपग्रेड। एंड हल्का सा हेफ्टीनेस लगता है। बेस्ट चीज़ यही है कि इसका डिज़ाइन बहुत न्यू लुक है, थोड़ा रेट्रो रखने का रखा है, बट थोड़ा एडवांस, थोड़ा न्यू एज भी रखने, यंग भी रखने को डाला है। गोरिल्ला क्या नाम है, एकदम लाइक क्लासिक बुलेट, कहाँ पे गोरिल्ला, हिमालयन कहाँ पे, नेम। बाकी मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज था, एंड ओनली रीज़न, लाइक वन ऑफ द मेन रीज़न बाइंग दिस वॉज द हाइट एडवांटेज फॉर मी। ये 780 का सीट है, तो जब मैं बैठता हूँ it is extremely comfortable. I can put both my legs on the ground and I can put it firmly. कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, एक ही सेकंड। हाँ, सो ये फुल टैंक में भी मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, हेफ्टीनेस बिल्कुल नहीं लगता है, आई कैन पुट इट फर्मली, एंड मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है कम्यूट का, या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है व्हेन आई एम राइडिंग दिस। It has more electronics than I actually think Royal Enfield can offer. It can definitely add either of the two things. One is cruise control या traction control. Traction control I think is a must. ABS दिया हुआ है दोनों साइड पे, और अच्छा है ब्रेकिंग
टायर्स, ब्रेकिंग सब सही है, बट ट्रैक्शन कंट्रोल आई थिंक दे सकते थे। स्पीड 400 में भी दिया है वो लोग ने, और वो इससे कम प्राइस में है, तो आई थिंक एनफील्ड दे सकता है। तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। राहिल का पोस्चर आपने देख लिया, हाइट देख लिया आपने, बेसिकली सीट हाइट। मेरी हाइट 5'7" के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट फ्लैट फुट ही है। तो गाड़ी को आगे पीछे करना, बाइक को आगे पीछे करना, इट्स नॉट अ बिग टास्क। आप पैर से भी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। वेट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी लगी थी जब मैंने इस गाड़ी का टेस्ट राइड लिया था, कि इसका हाइट काफ़ी एक्सेसिबल है, और पोस्चर तो है ही, अपराइट पोस्चर बनता है, काफ़ी अच्छा बनता है। तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी लगी थी। इस गाड़ी में बेसिकली लाइक whatever these guys are offering is I think best in the class, like beyond what, like I don't think they can go beyond this right now। इसमें मैंने 5 साल का पूरा पैकेज लिया है, जिसमें आपका टोटल इसमें 2 से 3 साल का ही वारंटी होता है, और मैंने एक्सटेंड करवा के टोटल 5 साल का वारंटी किया है, प्लस RSA रोड सेफ्टी और सॉरी रोड साइड असिस्टेंस करके है। तो उसमें मैंने एट मैक्स 10,000 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सेस ज़्यादा दिए होंगे। ऑन रोड प्राइस सब कुछ मिला के इंक्लूडिंग दिस एक्सटेंडेड वारंटी एंड RSA 3,20,000 था, और मैंने 75,000 का डाउन पेमेंट किया था, और बाकी का अमाउंट पर्सनल लोन है जो चल रहा है। और इट इज़ नॉट वेरी हैवी टू द पॉकेट, लाइक अराउंड 10-11,000 पर मंथ का EMI होता है, विच इज़ गुड इनफ। और इसका सर्विस मेंटेनेंस भी एज ऑफ नाउ इट्स वेरी लो, एंड जो एक्सटेंडेड वारंटी में भी सर्विस में आपका लेबर चार्ज नहीं लगता है, या ना के बराबर ही लगता है, और आपको पार्ट्स में बहुत मिनिमल बट हाँ डिस्काउंट मिलता है। हमको पार्ट्स की अभी तक नीड नहीं हुई है। प्लैटिनम मोटर्स से लिया था, जो एवेन्यू 91 या 92 मॉल के यहाँ पे है, थोड़ा थोड़ा मगरपट्टा साइड, नॉट एग्जैक्टली मगरपट्टा आई थिंक, slightly new to the city, I don't know the areas properly, but और वो शोरूम का एक्सपीरियंस अच्छा था। वहाँ पे लोग काफ़ी हेल्पफुल थे, और मेरे को आई एम वेरी न्यू टू बाइंग अ न्यू बाइक, गेटिंग न्यू एक्सपीरियंस, डूइंग द फाइनेंसेस, और ये सेल्फ फाइनेंस्ड है। मतलब माय फैमिली दे आर वेरी वेल टू डू, बट दिस गाई आई वाज लाइक मेरे को इंडिपेंडेंटली लेना है, न्यू सिटी न्यू एवरीथिंग, तो आई डिड नॉट टेक इवन वन अमाउंट लाइक अ सिंगल पेनी फ्रॉम देम। सीधा जाके वहाँ पे घर पे गणेश जी पे बाइक का चाबी चढ़ा दिया। ओके, आप आशीर्वाद दो और सब अच्छे से रखो। तो बस तो सब वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, बट यही था कि देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि मेरे घर के पास में ही एक और सर्विस है, और एक और रॉयल एनफील्ड का शोरूम है कॉल्ड चोपड़ा मोटर्स, और वो विद इन 3-4 किलोमीटर्स ही है। मेरे को इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर सर्विस के लिए यहाँ पे ही देता हूँ, एकदम पास में है, और ऑथेंटिक ऑफिशियल ऑथराइज रॉयल एनफील्ड सर्विस एंड सेल्स है। तो वहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड के सारे गियर्स वगैरह मिल जाएंगे, बाइक्स वगैरह मिल जाएंगे, सर्विस भी हो जाएगा। और राइट नाउ तो पहले तो वो 3-4 किलोमीटर दूर था, अभी तो वो हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता। लेकिन जब गाड़ी ओन कर लेते हो, इतना चला लेते हो आप, उसके बाद समझ में आता है कि क्या-क्या और नेगेटिव्स हैं इस गाड़ी में। तो ऐसा बता दीजिए कि ओवरऑल क्या-क्या नेगेटिव्स हैं इस गाड़ी के? अभी मेरे को जो दिक्कतें आ रही है बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आई हैव टू गेट यूज टू इट आई थिंक। वन इज़ इसका जो बहुत स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो है पूरे इंजन का, जिसकी वजह से इसका लो एंड जो है ना, अगर आप अंडर 3,000 RPM रखोगे, वो रखना आपको रखना भारी पड़ेगा एज इन आपको बार बार गियर स्विच करना पड़ेगा बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड गियर टू कीप इट गोइंग। आप थर्ड गियर पे ये बाइक को उठा नहीं पाओगे इजीली। वो मैंने अभी थोड़े वीडियोस देखे हैं जिसमें पता चल रहा है कि लोग उसके थर्ड गियर फोर्थ गियर में भी उठा पा रहे हैं, बट जस्ट इन्फॉर्मिंग, वो थर्ड गियर फोर्थ गियर पे इसलिए उठा पा रहे हैं बिकॉज दैट्स अ टेस्ट राइड ऑफ अ वेरी ब्रांड न्यू बाइक। ये 5,000 किलोमीटर के ऊपर सेकंड सर्विस के बाद आप थर्ड गियर पे उठा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, फोर्थ गियर पे उठा सकते हो, बट बहुत दिक्कत देगा ये अंडर 3,000 RPM। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड विद इन द सिटी, आप मैनेज कर सकते हो, आपको सिर्फ वो थोड़ा सा स्किल और थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, जो मेरे लिए वैसा है। और ऑल्सो
अभी हम लोग इसके कॉन्स के बारे में ओवरऑल बात कर रहे हैं और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात कर रहे हैं। मेरे को दो दिक्कत आई थी मेजर, ठीक है। एक माइनर है, एक मेजर है। माइनर से चालू करता हूँ मैं। इसका जो मीटर है, आप देख पाओगे, ये 169 किलोमीटर दिख रहा है। बट अचानक से विद इन अ ट्रिप, लेट्स से, एंड दैट ट्रिप कैन बी एज स्मॉल एज 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर ऑल्सो, ये ज़ीरो हो जाएगा ट्रिप वन। और ये कभी होता है पता है, जब मैं ये ट्रिप वन को का विंडो को चालू रखता हूँ। ये बहुत यूनिक केस है। मैंने इसके बारे में ऑनलाइन भी कोई भी कम्युनिटी में नहीं पढ़ा है। इसलिए मैंने ट्रिप टू को एज अ ट्रिप वन डिफ़ॉल्ट सेट रखा है। बट वो भी आफ्टर आई गॉट टू नो कि ट्रिप वन में जो भी इश्यूज हो रहे हैं और ये ऑटोमेटिक रीसेट हो रहा है, तो ट्रिप टू को उसके बाद से चालू रखा है। सो ट्रिप टू आई थिंक इज एक्टिव आफ्टर द बैंगलोर राइड या फ्रॉम द बैंगलोर राइड। मैंने एक बार इसको लगभग 1500, 1800, 2000 किलोमीटर टू एंड फ्रो बैंगलोर लेके गया हूँ। हाँ, और तो ये तो माइनर इनकन्वीनियंस था। एंड इसका वर्क अराउंड ये है कि जब भी आपको देखने का है तभी आप देखो, आप ट्रिप वन पे एक्टिव मत रखो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं रहता, ठीक है। और दूसरा चीज़ इसका है, जो मेजर इशू था, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका टायर, फ्रंट टायर जो है, मेरा स्पेसिफिक मॉडल है, उसका अच्छे से वो लोग ने बैठा के नहीं दिया था आई थिंक, कंपनी के एंड से जैसे आया था। बिकॉज विद इन द फर्स्ट 1.5 मंथ मेरे को दो बार इनको रॉयल एनफील्ड के दोनों शोरूम में देना पड़ा। एक बार प्लैटिनम में सर्विस सेंटर में, और एक बार चोपड़ा में देना पड़ा, जहाँ पे और एक बार तो आर एस से भी करना पड़ा था। दो बार में से एक बार आर एस से करना पड़ा था, बिकॉज द टायर विच इज़ 32 PSI, it had gone down to around 18-19, and that was when I had just kept it idle for 1 day or 2 days at max. 2 days मतलब वन ओवरनाइट डे, ओवरनाइट करके नेक्स्ट डे इवनिंग को मैं चला रहा हूँ, और तभी ये नहीं चल पा रहा है ढंग से, मेरे को दिक्कत आ रहा है। और ये चीज़ दो बार हुआ, तभी मैंने उनको बोला एक और बार हुआ ये इन द नेक्स्ट 1 ईयर, मेरे को टायर रिप्लेस करके दो या बाइक रिप्लेस करके दो, मेरे को ये नहीं चलेगा। और वो लोग ने सुना, ठीक है, टाइम लिया। वो लोग ने सेकंड टाइम तो, मतलब फर्स्ट टाइम एक बार एकदम फुस करके पूरा भर के एकदम एडजस्ट करके दिया, अलाइनमेंट का बिल्कुल इशू नहीं था। सेकंड टाइम भी जब ये विद इन 1.5 मंथ हुआ, तभी मैं बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू डू अ कोंकण कोस्ट राइड विद टू ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड फिर मैं नहीं जा पाया। और वो बहुत चुभता है जब आपके दोस्त जा रहे हो और आप नहीं जा रहे हो, वो भी कोंकण जैसा जगह। मैं तो फर्स्ट टाइम वो साइड पे जा रहा हूँ। तभी वो लोग ने 7 डेज ये बाइक रखा, फुल चेक किया, 2 दिन हवा भरा निकाला, एज इट इज़ रखा, ऑब्जर्व किया, और मेरे को एवरीडे वो फोटोज़ भेज देते कितना मेजरमेंट है, PSI का कितना मेजरमेंट है। जब वो उनको उनके हिसाब से ठीक लगा, तभी वो लोग ने रिटर्न बैक किया बाइक मेरे को। तो उनका सर्विस अच्छा है, एंड दे आर स्मार्ट इनफ पीपल, वेरी knowledgeable people. But हाँ, these were the two major inconvenience that I felt. तो एक और चीज़ है, निट पिकिंग कर रहा हूँ अभी मैं। इसका ये वाला मिरर है ना, लेफ्ट साइड का मिरर, वो बेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली एट अराउंड 120 किलोमीटर्स प्लस, इफ़ यू आर राइडिंग फॉर 5 किलोमीटर्स एंड अबव। और फिर आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा। और एक बार तो मेरा दोस्त जब इसको राइड कर रहा था, तो इसको तो ये पूरा ही बेंड हो गया था। अंदर टूल किट है, उससे उसको एडजस्ट करना पड़ा था, और एकदम टाइट कर दिया अभी उसने। ये पॉइंट ऐसे हो जाता है। ओके, ये मिरर ऐसे हो हाँ, जाता है। ओके। वो विंड ब्लास्ट की वजह से, बट कुछ कर नहीं सकते। दे कैन प्रोबेबली मेक ओवरऑल मिरर क्वालिटी बेटर। दे डू हैव बार एंड मिरर्स विच आई रियली वांट टू पुट। एंड इसमें जब मैंने इंक्वायरी किया था तभी सम गार्ड नहीं था, और अभी भी उनको अगर मैं पे करूँ एडवांस, तो 7 से 10 डेज लगेगा सम गार्ड लाने को। तो ये दो का एड ऑन कॉस्ट होगा।
एंड वो दोनों कॉस्ट मिला के सम गार्ड का अराउंड 3000 से 5000 रुपीज़ है, एंड बार एंड मिरर्स का क्लोज टू 8000 रुपीज़ है। 10,000 रुपये और आई वॉन्ट टू पुट, बट प्लीज़ अगर रॉयल एनफील्ड से कोई भी देख रहा है बार एंड मिरर्स को ठीक करो। प्राइसिंग आई एम टेलिंग यू, ट्रायम्फ आई नो कॉम्पिटिटर है, वो विद इन 2000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन के साथ दोनों बार एंड मिरर्स देता है। इनका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? सर्विस सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है? कितना कॉस्ट पड़ गया इनको अभी तक? ओवरऑल कितना कॉस्ट पड़ गया आपको? कितनी सर्विस हो चुकी है? ये, दो सर्विस हुआ है अभी तक ऑफिशियली, और अनऑफिशियली दो और, बिकॉज ऑफ उसका टायर का। तो 500 किलोमीटर्स के अंदर एक करना पड़ता है, 5000 किलोमीटर्स के अंदर एक करना पड़ता है। वो दोनों हो चुका है, और दोनों का मिला के अभी तक मैंने 3000 से 3500 रुपीज़ पे किया होगा। एंड फर्स्ट में आपका इंजन फ्लश होता है, ऑयल चेंज होता है, और सब कुछ होता है, और सेकंड में आप का ऑयल टॉप अप होता है, चेंज नहीं होता है। हाँ, और चेन क्लीनिंग वॉशिंग वगैरह सब कुछ ऑल इंक्लूसिव होता है। फर्स्ट सर्विस में मेरे को हार्डली कुछ इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ा होगा, 1000 से 1200 1500 रुपीज़ देना पड़ा होगा, एंड बाकी का अमाउंट इज़ फॉर द सेकेंड सर्विस। सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, बट हाँ सेकेंड सर्विस में थोड़ा ज़्यादा था करके, बट ओवरऑल इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। मेरे को सिर्फ वो टायर की वजह से ज़्यादा दिक्कत आया होगा दैन द सर्विस, और उनका सर्विस विद इन 1 डे एट मैक्स 1.5 डे के अंदर हो जाता है, उससे ज़्यादा वो लोग खुद टाइम नहीं लेना चाहते। एंड मेरा सर्विस सेंटर एज आई सेड कि विद इन 1.5 किलोमीटर है, तो मेरे को कहाँ पे देने का जाने का उसका भी कॉस्ट या टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, जाके सीधा मैं दोस्त को बोल सकता हूँ, तो वो मेरे को पिकअप भी कर सकता है, या बिफोर ऑफिस मैंने दिया और नेक्स्ट डे ऑफिस जाते वक्त मैं ले सकता हूँ। सो अब हम जानेंगे कि इनका हाईवे एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी को लेके? लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस कैसा है? टॉप स्पीड इस गाड़ी की कितनी है और कैसा परफॉर्म करती है हाईवे पे? ऑनेस्टली आई टेल यू, सिटी से ज़्यादा ये हाईवे के लिए, ठीक है। 450 सीसी जो इंजन है, और वो भी इतना पावरफुल और इतना स्मूथ रिफाइंड इंजन, आप इसको अबाउट 3000 आरपीएम रखो, ये मौज करेगा। मैं इसको करजत लेके गया हूँ, मैं इसको बैंगलोर लेके गया हूँ पुणे से, मैं इसको मुंबई लेके गया हूँ, लोनावला, वाई, और इधर उधर तो हर वीकेंड होता है, एवरी 15 डेज में एक बार होता ही है। वीकेंड राइड करके, चाय पकौड़ा राइड करके, ब्रेकफास्ट राइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका बेस्ट एक्सपीरियंस मैं क्लोज टू 1900 किलोमीटर्स पुणे से हुबली, हुबली से बैंगलोर, बैंगलोर में 3-4 दिन हम लोग इंटरनल ट्रैवल कर रहे थे, और उसके बाद बैंगलोर टू पुणे वन वे स्ट्रेच किया। दैट वाज 9-10 किलोमीटर्स वन वे स्ट्रेच, 15 आवर्स में आए हैं। ऑफ दैट ड्राइविंग टाइम वाज अराउंड 11.5 आवर्स। समझ रहे हो कितना टाइम? मैंने सितंबर में लिया था ये राइड, में दिसंबर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सर्विस के बाद हुआ, सेकंड सर्विस अभी जस्ट दिया था मैंने, लास्ट मंथ दिया था। एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन द मोस्ट डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। उसमें हम लोग अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, एकदम लेट नाइट तक नहीं कर रहे, ट्राई कर रहे कि 7 o'clock के बाद राइड नहीं करे। वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, बिकॉज हम लोग ने जस्ट इंटरकॉम्स लिए थे, स्लाइटली बेटर राइडिंग गियर्स लिए थे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग पहले से प्रेप कर रहे थे कि क्या कैसे करें। तो एंड वी आर ऑल्सो वेरी यंग पीपल की वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड खुद से कैसे करें, वी आर नॉट पार्ट ऑफ वेरी बिग राइडिंग ग्रुप्स विद एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस पीपल की 10 years प्लस राइडिंग कर रहे, स्पीति लद्दाख ये सब करके आए। वी आर जस्ट 3 4 5 ऑफ अस। इसका बेस्ट चीज़ अराउंड 4000 से 7000 आरपीएम के बीच में जब इसको चलाओगे, यू फील वन विद द बाइक। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ जक नहीं। 5th 6th गियर पे आप फुल आरपीएम पे लेके जा सकते हो। मेरा आपने टॉप स्पीड के बारे में पूछा था, मैं पर्सनली इसको 160 पे लेके गया होगा। 160 के बाद मेरे को रीडिंग नहीं दिखा था, क्योंकि मैं नीचे नहीं देख सकता, मेरे को रोड पे देखना है, ठीक है। बट आई नो कि 160 टच हुआ है, ठीक है। बट वही 120 के ऊपर, जैसे मैंने बताया था, ये मिरर्स थोड़े से बेंड हो जाते हैं, तो आई थिंक 135 के बाद ये मिरर भी बेंड होने लगता है नीचे। ये वाला पार्ट नहीं, ओनली दिस पार्ट। वन ऑफ द simple, no nonsense, carefree ride where you just, you don't want to, you yourself don't want to ride fast.
आपको चाहिए कि आप मौज में म्यूज़िक सुनते-सुनते आराम से एन्जॉय करते-करते जाओ। स्पीड चाहिए, स्पीड बीच में पैचेज़ मिलेंगे आपको। बट आप बोलोगे नहीं, ये वाइब अलग है जब आप सोलो जा रहे हो और आप किसी से कम्पीट नहीं बोल रहा हूँ, बट लाइक ऐसा थोड़ा थोड़ा भी मस्ती नहीं करना चाहते हो, आपको खुद एन्जॉय रिलैक्स करने का है। तो करजत में गया था, इसके साथ सोलो गया था तभी मैं, और तभी भी बहुत मज़ा आया था। और करजत के रोड्स पुणे के थ्रू लोनावला के बाद बहुत सही है। इसमें वाइब्रेशन आते हैं या नहीं आते हैं? सिटी में कैसे वाइब्रेशन रहते हैं और हाईवे पे कैसे वाइब्रेशन रहते हैं? आई टेल यू वाइब्रेशन एज सच मेरे को है ना इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट इसका हैंडल बार और इसका फुट ब्रेक पे आता है आफ्टर 120, आफ्टर 130, ठीक है। बट अभी है ना आप देखोगे वो 100 के ऊपर ना, 100 भी नहीं, अभी तो 50 के ऊपर इसका वाइब्रेशन आता है। ये है ना थोड़ा लूज पड़ गया है, और इसका बेसिकली दोनों ये चीज़ जो स्क्रूज है और पीछे से एक कुछ टेप या कुछ अडेसिव था, वो अडेसिव निकल गए, स्क्रूज लूज हो चुके हैं, तो उसी का आवाज़ आता है, बट इतना नहीं आता है व्हेन यू आर क्रॉसिंग अ सर्टेन स्पीड बैरियर। बट आई थिंक अगर इसका मैकेनिज्म और बेटर करते वो लोग, अटैचमेंट मैकेनिज्म, तो हाँ, नीचे भी एक और स्क्रू दे देते, 2 स्क्रू दे देते तो बेटर होता। हैंडल बार वॉबल इसमें बिल्कुल नहीं है, जैसे इसके बड़े भाइयों इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी में होता है। इसमें वॉबल वाला सिचुएशन नहीं है, इसका सस्पेंशन एकदम मक्खन है। इसका टायर्स एकदम परफेक्ट है, सिर्फ वो फ्रंट टायर का फिर से इशू नहीं हो, बेस्ट हो। पीछे का टायर 36, आगे का टायर 32, एंड द टायर्स ऑल्सो आर स्लाइटली यूनिक, बिकॉज थोड़ा ऑफ रोडिंग बेस्ड है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक द टायर्स आर स्लाइटली न्यू इन द मार्केट, मतलब इसने सॉर्ट ऑफ चालू किया है ये वाले टायर्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा झाड़े हैं। आप देखोगे, देखो पीछे भाई, सी बी आर 650R है एक के पास, एंड आई थिंक सी बी आर के बाद सबसे ज़्यादा बैक टायर झाड़ा है इसका है, वो रोड प्रेजेंस देता है आपको। 160 सेक्शन के टायर्स हैं इसमें, हाँ। वाइडेस्ट टायर इन द सेगमेंट है। सो ये तो हो गई वाइब्रेशन की बात और हाईवे एक्सपीरियंस की बात। अब हम सिटी एक्सपीरियंस जानेंगे कि सिटी में क्या ये गाड़ी कंफर्टेबल फील होती है, इंजन कैसा परफॉर्म करता है, सिटी में हीटिंग वगैरह कैसी होती है। बेसिकली हीटिंग को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, तो उसके बारे में हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। टैंक थोड़ा सा गर्म हो सकता है, बट ऐसे, और हाँ एक और चीज़, व्हेन यू आर सिटिंग, आई जस्ट शो यू द पोस्चर ओवर हियर। सो व्हेन यू आर सिटिंग, तो योर लेग इज सपोज टू बी हियर ऐसे, ठीक है। समटाइम्स यू कीप इट नीचे लाइक दिस, या समटाइम्स व्हेन यू आर गेटिंग ऑफ तो ऐसे आता है, बट दैट इज टू क्लोज टू द एग्जॉस्ट। आप देखोगे तो आपको पैर में चटका लगेगा, थोड़ा सा गर्म लगेगा, ठीक है। यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर गेटिंग ऑन एंड ऑफ। इसका ये फुट पैग ना बहुत वाइड है, वो आई एम नॉट यूज टू इट, बट आई हैव गॉट यूज टू इट। तो यू हैव टू मेक श्योर, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स आप ध्यान रखो, आप सीख जाओगे विद इन 1-2 मंथ्स ऑफ ड्राइविंग। सो दैट इज। और सिटी का हीटिंग के बारे में आपने पूछा था और ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछा था। टैंक गर्म होता है, बट ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हम लोग पुणे में, पुणे का वेदर है, यहाँ पे हम लोग लेट्स से 5-10 किलोमीटर्स प्लस विद इन द सिटी चला है, तो फिर टैंक गर्म होगा, बट वो भी ऑन अ हॉट डे। ऐसे अभी प्लेजेंट क्लाइमेट है, इन द मॉर्निंग बारिश जस्ट हो गई है सुबह को 5-4 बजे को, तो अभी नहीं होगा। हाँ, और सिटी में जैसे मैंने बताया था आपको, 30 के अंदर एक्सपेक्ट 27, 28, 29 का माइलेज देगा, और इसका 3000 आरपीएम के नीचे रखना है इसको थोड़ा सा कष्ट है। आइडल स्पॉट इसका 2500 से 4.5 5000 आरपीएम है, वो जनरली कोई भी बाइक का होता है, टू गेट यू द बेस्ट एवरेज। इसका मैक्सिमम आरपीएम 9000 आरपीएम है, के टी एम जैसा नहीं 11,000 12,000 आरपीएम, इसलिए इसको 2.5 से 4.55 के अंदर रखना बेटर होगा। इस बाइक में आपको कुछ पार्ट्स रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ी है अभी? अगर पड़ी है तो क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस हुए हैं? एक्सेसरीज बाई डिफ़ॉल्ट क्या क्या आई थी और आपने कुछ लगवाया है अलग से, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी चेंज कराया है। जो डिफ़ॉल्ट था या जो एड ऑन डिफ़ॉल्ट है, वो मैंने लिया है, ठीक है। हल्का सा
अगेन रॉयल एनफील्ड वाले अगर देख रहे हो, एडजस्टेबल लीवर्स डालो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वाइड है। अगर आपकी कॉन्टिनेंटल जीटी या इंटरसेप्टर के आएंगे तो आप यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से चालू कर सकते हो, फिर पीछे तक ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा वाइड है। एट द सेम टाइम ये ज़्यादा दिक्कत इसलिए देता है बिकॉज ये पूरा यूनिट एक है, मिरर एंड लीवर्स का यूनिट एक है, यहाँ पे ब्रेक ऑयल, मिरर्स और ये साथ में है। और फिर आपको ना पूरा इसको नीचे या ऊपर करना पड़ेगा। पहले इसका एडजस्टमेंट ना ऐसे था, दोनों का एडजस्टमेंट थोड़ा नीचे था, ऐसे था। तो व्हेन यू प्रेस इट और व्हेन यू हैव टू एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेशन के टाइम ऑलवेज राइट रिस्ट दुखता है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कराया और लीवर को थोड़ा सा स्टिफ कराया कि वो क्लोजर हो सके। वो करने के बाद मेरे को मच बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस मिला है। अगर किसके पास, कोई भी व्यूअर्स के पास गोरिल्ला है या हिमालयन है, तो ये एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि इसका अपराइट राइडिंग पोस्चर में अगर आप हाथ स्ट्रेट रखोगे तो मच बेटर होगा, बट अगर वो बेंड होगा तो फिर बड़ा दिक्कत आएगा आपको। आप अग्रेसिव राइडिंग स्टांस तो नहीं कर सकते इसमें अनलेस आप स्पीड में जा रहे हो, बट उसमें अगर आप बॉडी स्ट्रेट है और हाथ नीचे है तो हाथ पे लगेगा ही। एक्सेसरीज जो मैंने इस पे लगवाए है वो मैंने पहले से लगवाए, कुछ बाद में नहीं लगाए जब मैंने बाइक लिया था। तो इंजन गार्ड बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है विद इन द होल पैकेज। कोई भी बाइक लो, आई थिंक रॉयल एनफील्ड का इंजन गार्ड मिलेगा। अभी आपको ऑप्शन होगा कि आपको छोटा वाला चाहिए या बड़ा वाला चाहिए, एटलीस्ट गोरिल्ला में। तो मैंने बड़ा वाला लिया है। इंजन गार्ड काफ़ी अच्छा है। थोड़े बहुत मतलब टॉपल हुआ है तो यहाँ पे स्क्रैच वगैरह आया होगा, बट हाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, लाइक गिरा विरा नहीं हूँ प्रॉपर। हाँ, रेडिएटर ग्रिल मैंने एड ऑन लगवाया व्हेन आई वाज जस्ट बाइंग द बाइक। तो ये ऑयल कैप के लिए भी इनके पास ऑप्शंस है, बट मैंने वो नहीं लगवाया ऑयल कैप और रेडिएटर का कैप के लिए। और उनके पास एक ये वाला भी एक्सेसरी है, ये एकदम अलग लुक एंड फील देता है, बट वो भी मैंने नहीं लगवाया है, मेरे को नीड नहीं लगा। इसमें एक अभी मैंने नया एक्सेसरी देखा है, जो मैं देख रहा हूँ इसका काउल है, तो मैं शायद वो लेने वाला हूँ। आई टेल यू वन कॉन इसमें एक्सेसरी में, क्यों मैं वो काउल लेने वाला हूँ। इसका लुक्स आपको अच्छा लगता है ना आगे से। व्हाट अबाउट दिस? हाँ, व्हाट अबाउट दिस? ये जो गैप है उसके बारे में क्या? मेरा पिंकी फिंगर जा सकता है इसमें, इसलिए मैं काउल लेना चाह रहा हूँ। इसके क्लच के परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। इसका क्लच आपको कैसा फील होता है? लाइट फील होता है या फिर हार्ड फील होता है? इसके इंजन में ट्रैक्शन कंट्रोल का अभी फीचर नहीं है इसमें। क्या आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की कमी फील होती है इसमें? बेसिकली हार्ड है क्लच, क्लच कैन बी स्लाइटली लाइटर। एंड जैसे मैंने आपको बोला था इसमें एडजस्टेबल लीवर्स दे, तो फिर मेरे को वो लाइटनेस का फील नहीं होगा, क्योंकि आई कैन पुल इट फ्रॉम हियर ओनली। बट राइट नाउ इट इज़ हार्ड, प्लस वो इतना दूर है तो मेरे को एफर्ट डालना पड़ता है। बट राइट नाउ आई हैव गॉट एडजस्टेड टू इट, बट इट कैन बी डन बेटर, वैसा है। एंड ब्रेक्स का भी सिमिलर है, बट ब्रेक्स ठीक है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, तो आपको ऐसा नहीं कि फुल प्रेस करना पड़े, इतने में हो जाता है, तो गुड इनफ। एंड बाकी आपने ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में पूछा था। ट्रैक्शन कंट्रोल दे देते ये प्राइस सेगमेंट में, पता नहीं क्या। ये मैंने एक ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट का रिव्यू देखा था और उसने बोला था रॉयल एनफील्ड टेक्स 2 steps अहेड 1 step बिहाइंड। तो ये बना तो दिया, बट इसमें हम लोग रॉयल एनफील्ड एक्सपीरियंस कैसे देख सकते हैं, वो क्लासिक लेगेसी का और एकदम मॉडर्न एडवांस नहीं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल निकाल दिया। दे सकते थे, बट बिसाइड्स दैट ऑल्सो आई थिंक बिना ट्रैक्शन कंट्रोल के भी मैं अपाचे से आया हूँ, उसमें भी वो नॉन 4V नॉन ABS वर्जन था, कौन सा ट्रैक्शन कंट्रोल था। आई नो वो 160 से 450 के बीच में जंप बड़ा है, डिसेंट इनफ है, बट उसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल देते, ऐड ऑन एडवांटेज होता, और अच्छे से हम लोग ऑफ रोडिंग कर सकते थे और अच्छे से लॉन्ग राइड्स कर सकते थे, और ईजियर और सेफ़र होता था हमारे लिए कि कभी भी ऑब्स्टिकल आ गया, कभी भी कॉर्नर्स आ गए जो हम लोग के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, या रेन राइड्स है, तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट होता। रेन राइड्स में मेजरली ट्रैक्शन कंट्रोल का हेल्प होता है। इसमें अभी दो ही राइड मोड्स है, इकोनॉमी और पावर, ठीक है, बट
देयर इज़ नो थर्ड मोड जो ट्रैक्शन कंट्रोल एनेबल करता। ये राइड बाय वायर है, दैट्स व्हाई। तो ट्रैक्शन कंट्रोल वुड बी अ रियली गुड ऐड ऑन, बट नहीं है तो कुछ अभी कर नहीं सकते। इसमें आप देख सकते हो नीचे दो टाइप के राइडिंग मोड्स है। वन इज़ इको एंड वन इज़ परफॉर्मेंस, एंड दोनों में एबीएस चालू ही होगे। तो डिफरेंस क्या है? इट इज़ जस्ट आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स। सो थ्रॉटल रिस्पॉन्स में इकोनॉमी में आपका लेट्स से वन फुल थ्रॉटल में जितना चलेगा वो थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में वो फुल इंजन देता है, फुल पावर देता है। लेट्स से वन रोटेशन ऑफ द फुल व्हील इन परफॉर्मेंस मोड, तो वन रोटेशन ऑफ दिस will probably be 0.8 0.85 in इकोनॉमी मोड। ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, राइड बाय वायर के हिसाब से है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको आप पहुंचना चाहते हो सन के तरफ बट सिर्फ वीनस पे ही पहुंचे, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एंड आपको ऐसा फील नहीं होगा, बट हाँ ठीक है। और ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में आपका एकदम फ्यूल बचेगा, आपका इंजन का पावर लिमिट होगा ये वो, नहीं। सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा गिमिकी बोल सकता है, बट हाँ, वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट प्रॉपरली ऑन द हाईवेज वर्सेस सिटी, आपको डिफरेंस पता चलेगा इकोनॉमी एंड परफॉर्मेंस मोड पे। सो अब हम जानेंगे कि इसका हेडलाइट परफॉर्मेंस कैसा है, नाइट में कैसा परफॉर्म करती है, हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है, और मीटर के बारे में भी जानेंगे। जैसे इसमें टीएफटी डिस्प्ले दिया जाता है तो इसका विजिबिलिटी वगैरह कैसा है, इसके फीचर्स वगैरह कैसे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव टीएफटी डिस्प्ले। उसका छोटा प्रॉब्लम वो फ्यूल वाला जो था, सॉरी किलोमीटर्स वाला जो था, वो दिक्कत आ रहा था। बट बिसाइड्स दैट मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया उसमें। आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है, आपका इंजन टेम्परेचर दिख जाता है, फ्यूल रेंज दिख जाता है, दो ट्रिप्स है। और आप इससे एनालॉग से डिजिटल वर्जन में भी चेंज कर सकते, क्लासिक एंड एनालॉग वर्जन भी कर सकते हो। डे मोड, नाइट मोड, बेसिकली डार्क मोड, लाइट मोड का भी ऑप्शन है, वो ऑटोमेटिकली स्विच होता है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं, जैसे ट्रिप 1 2, फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजम्पशन अभी बंद है इसलिए नहीं दिख रहा, वोल्टेज, आपका सर्विस ओवरड्यू कभी है, और इंजन टेम्परेचर राइट नाउ कितना है। ये सर्विस ओवरड्यू थोड़ा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो लोग ने रीसेट करके नहीं दिया था। बट बिसाइड्स दैट दे हैव appearance, trip reference, about my vehicle system information, if there are any favorite routes। आप आपके फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। फ़ोन एक्सपीरियंस गंदा है बिकॉज फ़ोन क्यों यूज़ करोगे इसमें? कॉल्स या नोटिफिकेशंस के लिए? आई डोंट थिंक सो। दैट विल बी मिनिमम यूज़, बट आप फ़ोन आपके मैप्स के लिए यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें आप जीपीएस कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो मैप्स फ़ोन से कनेक्ट करके। But what is the point if your phone screen needs to be active and so it connects over here? But हाँ, फ़ोन से आप इसका सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो। ये अभी आप अपीयरेंस, मैं इसका ये चेंज कर देता हूँ, स्क्रीन टाइप। ये पूरा डिजिटल हो गया, ये डिजिटल हो गया। अभी ये पूरा सेक्शन में आरपीएम भी है और यहाँ पे मैप दिखता है, और ये गियर्स दिखते हैं, न्यूट्रल, स्पीड, कितना किलोमीटर्स हुआ है। बट मेरे को डिजिटल सॉर्ट ऑफ पसंद नहीं, क्योंकि मैं इसका मैप्स यूज़ करता नहीं, तो एनालॉग ही मेरे हिसाब से बेस्ट है राइट नाउ। ये जो होम बटन दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज़ द बैक बटन और द होम बटन। आपको अगर बैक फंक्शन में जाने का है तो आपको ये दबाना पड़ेगा, और इसका ये जो टॉगल है यहाँ पे ऊपर नीचे साइड पे और प्रेस करना, दिस इज़ द सिलेक्शन फॉर एवरीथिंग टू कंट्रोल। तो आई थिंक मैंने स्क्रीन और डिजिटल स्क्रीन और टीएफटी के बारे में बताया है। अभी हेडलाइट्स के बारे में, हेडलाइट्स पावरफुल है, ठीक है, बट कैन डू बेटर। आई थिंक दे हैव मेड एन अटेम्प्ट टू मेक थिंग्स बेटर, एंड हिमालयन से इसमें आया है और वो बाकी सारे में भी आ रहा है। आई थिंक बेर में भी सिमिलर है 650 में, बट दिस कैन बी मेड बेटर। एंड इसमें एक और एक्सेसरी है जो डाल सकते हैं, वो ट्रिपर का है। यहाँ पे साइड पे ट्रिपर नेविगेशन आ जाता है, बट आई थिंक इट इज़ स्लाइटली वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि इतना सा स्क्रीन है, वो आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। बेटर ऑफ आप अच्छा फ़ोन स्टैंड लो, वाइब्रेशन कंट्रोल वाला आपका फ़ोन लगा दो, इतना क्लियर
दिखेगा, या टैंक बैग लगा दो जिसमें आपका फ़ोन अच्छे से रह सके और वो वाइब्रेशन कंट्रोल वाला हो, तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो ट्रिपर का फैसिलिटी का नीड नहीं हो। इसमें अगर मैं कुछ करना चाहूँ, तो probably not right now, but 2 years 3 years down the line I'll probably add a इसमें ऑक्स लाइट्स डालना ज़रूरी समझूंगा। येलो वाले नहीं, वाइट वाले ही इसमें, या फिर जो भी कंप्लायंस के हिसाब से, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं, हाईवेज के और रोड्स के और बाइक्स के रूल्स चेंज होते रहते हैं। अगर येलो डालना पड़े तो येलो, वाइट डालना पड़े वाइट, बट मैं कम पावर का डालूंगा क्योंकि इसका पावर मेरे हिसाब से अभी एफिशिएंट है और गुड इनफ है, बट कैन बी डन बेटर। और अगर ऑक्स डालना पड़े तो ऑक्स डालूंगा मैं। तो इसमें गूगल मैप का फीचर आता है इसके मीटर में, जो कि काफ़ी हाइलाइटिंग फीचर है। तो गूगल मैप्स कैसा काम करता है इसमें, कैसा परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बताइए हमें। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा आपको, वो गूगल मैप्स नहीं है बेसिकली, वो गूगल मैप्स लिंक टू द रॉयल एनफील्ड एप्लीकेशन है। तो वो रॉयल एनफील्ड एप्लीकेशन के अंदर गूगल मैप्स है, जो आपको फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, ये इसका हाइलाइटिंग पॉइंट आप बोल रहे हो, हाँ वो हो सकता है और मेरे को भी लगा कि वो होगा, ठीक है। बट देन पॉइंट मेरे को लगा कि अगर मेरे को मेरा फ़ोन चालू रखना पड़ रहा है, वो भी, वो ऑटोमेटिकली रॉयल एनफील्ड लॉक कर देता है फ़ोन, बट इट इज़ नॉट लाइक अ शट, स्क्रीन ऑफ नहीं होता है, स्क्रीन चालू रहता है, बट यू कांट डू एनीथिंग ऑन द फ़ोन देन बिकॉज स्क्रीन लॉक किया है रॉयल एनफील्ड ने, बट इट इज़ ऑन। आप समझ पा रहे हो? तो जिसको, एंड बिकॉज अगर वो बंद हो गया तो वो बाइक से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फ़ोन बंद हो गया तो फ़ोन बंद मतलब फ़ोन लॉक स्टेट में हो गया तो बाइक से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो हो गया तो फिर मैप नहीं चलेगा। तो रॉयल एनफील्ड ने खुद का लॉक लगा के रखा है जिसमें स्क्रीन चालू रहे, फ़ोन लॉक हो जाए और आपका मैप सिंक हो। बट उससे फिर क्या पॉइंट अगर मेरा बाइक का भी ये जाने वाला है, बैटरी जाने वाला है, और मेरा फ़ोन का भी बैटरी जाने वाला है। तो ब्लूटूथ भी है, जीपीएस भी है, फ़ोन का बैटरी तो डेड। हाँ, वन थिंग इज़ दैट लोअर मॉडल्स ऑफ द गोरिल्ला जो आपको अंडर 3 लाख्स में गिर जाएंगे, आई थिंक सिर्फ 2 कलर वेरिएंट है उसमें, और उसमें भी डिजिटल नहीं है। जो हंटर वाला मॉडल है, हंटर का जैसा डिस्प्ले है वैसा डिस्प्ले है, बट उसमें आपको राइड मोड्स नहीं मिलेंगे। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको राइड मोड्स यूज़फुल है नहीं है, और अगर है तो आपको डिजिटल वाला लेना पड़ेगा, ये नया वाला। नहीं है तो फिर आप लोअर वाला ले सकते हो, बट आई थिंक इसका बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ये वाला वेरिएंट है जो मिडिल वेरिएंट है, और इसमें ही सारे कलर्स और सारे फीचर्स एप्ट है। उसका हायर वेरिएंट या लोअर वेरिएंट इज़ नॉट, इज़ सो सो। इसके ब्रेकिंग के बारे में बताइए, इसका ब्रेकिंग कैसा है, कैसा परफॉर्म करते हैं इसके ब्रेक्स सिटी में और हाईवे पे। सिटी में तो अच्छा ही करते हैं, हाईवे पे कैसा, जब इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है वगैरह, पैनिक ब्रेकिंग में कैसा परफॉर्म करते हैं, और इसके सस्पेंशन कैसे हैं। इसके सस्पेंशन पहले मेरे को लगा था कि यूएसडी है, बट यूएसडी नहीं है, ठीक है। बट ऑनेस्टली तभी आई वाज स्लाइटली नाइव कि यूएसडी होने चाहिए, और यूएसडी ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट नहीं। ऑनेस्टली इसके सस्पेंशन भी परफेक्ट है। ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में भी हेल्प कर लेता है सस्पेंशन, और बढ़िया है। ऐसा मेरे को अभी तक कुछ भी ये दिक्कत नहीं आया है। मैं एकदम बिगिनिंग लेवल ऑफ रोडिंग करना चालू कर रहा हूँ, यही बाइक पे मैं कर रहा हूँ, और CB 300 पे कर रहा हूँ, एकदम बिगिनिंग लेवल, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा सीखूँ, धीरे धीरे सीखूँ। बाकी ओवरऑल ऑन रोड या हाईवेज पे आपको सस्पेंशन फील नहीं होगा। खड्डे वगैरह अगर एकदम गंदे हैं, या एकदम खोदा हुआ रोड है, तो आपको थोड़े बहुत फील होंगे, बट ऐसा नहीं कि योर बैक या योर ग्लूट्स विल एक। हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी हुआ था जब हम लोग ने 12 आवर्स कंटिन्यूस बाइक राइड किया था, तभी ग्लूट्स का वाट लग गया था। बट दैट इज़ ऑन अस नॉट द बाइक, ठीक है। एंड अबाउट द ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, braking is extremely good. No complaints about the braking so far, and I have experienced braking of all kinds. A weekend ride, a long city ride, या within the within Pune city. Within Pune city तो brakes ही use होते हैं acceleration से ज़्यादा। तो I think braking is very apt, very good over here. They, I don't think
ब्रेकिंग सस्पेंशन में कुछ भी इम्प्रूव करना चाहिए। सिर्फ ये क्लच और ब्रेक लीवर्स को थोड़ा सा बेटर पोजिशनिंग करते तो सोने पे सुहागा। When people think about Gorilla, so they will either think about the blue and white variant or the top of the line yellow, black, violet variant. Now just imagine the blue and white variant, उसका फोटो देखो और फिर उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करो। जब आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस करोगे तो उसके टायर्स देखोगे। एक टायर का पूरा रिम ब्लू है और दूसरा टायर कम्प्लीटली ब्लैक है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इन पर्सन। आपको प्रॉब्ली थोड़ा इन्फैचुएशन होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, अरे ये तो कूल है, ये फंकी है, इसका रोड प्रेजेंस और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये नया है, ऐसा कुछ देखा नहीं है। बट नहीं, मतलब वो लोग ने अच्छे कलर्स निकाले हैं, अलग कलर्स निकाले हैं। वो गोल्डन रेड वाला जैसे हम बात कर रहे थे, थोड़ा रेट्रो फीलिंग ज़्यादा देता है और ये वाला कलर मेरे को बहुत सटल लगता है और मैं मेरे हेलमेट में भी ऐसे ग्राफिक्स करने वाला हूँ येलो और रेड वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी बेस ब्लैक है और हेलमेट में तो कर ही सकते हैं रैपिंग और स्टिकरिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई थिंक दिस वेरिएंट इज़ द बेस्ट। मेरे को इसके साथ एक रॉयल इनफील्ड का बाय डिफ़ॉल्ट जो हेलमेट होता है, हाफ फेस और वाइज़र को ऊपर कर सकते हैं, वो मिला था। मैंने उनको पूछा था कि अगर मेरे को कुछ और चाहिए तो मैं वो ले सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ ज़रूर, आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा। बट मैंने फिर उनको पूछा था कि मेरे को ये वाला हेलमेट नहीं चाहिए, आप ये हेलमेट का जो भी कॉस्ट है, क्योंकि हेलमेट देना तो कंपलसरी है, तो मैं दूसरा वाला हेलमेट ले लेता हूँ, आप ये वाला ले लो और मेरे को इसका डिस्काउंट दे दो दूसरे वाले हेलमेट में। तो उन्होंने बोला नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट देते ही है, आपको चाहिए आप दूसरा वाला हेलमेट ले लो, हम लोग उस पर डिस्काउंट्स वगैरह नहीं देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आई डोंट थिंक दैट मेक सेंस, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का हेलमेट इट इज़ जस्ट एन एक्सॉर हेलमेट, तो मैं एक्सॉर से ही ले लूँ, ठीक है। बाकी बिसाइड्स दैट अगर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट फाइनेंस कराते वहाँ से ही, तो कुछ तो पॉइंट्स होते हैं उनके सिस्टम में, तो अराउंड 2000 पॉइंट्स या 2500 पॉइंट्स होते हैं। वो 2500 पॉइंट्स इज बेसिकली 2500 रुपीज़, तो हम लोग वहाँ से उतने का एक्सेसरी ले सकते हैं। नाउ इन रॉयल, एंड दैट एक्सेसरी इज़ नॉट फॉर द बाइक, दैट एक्सेसरी इज़ फॉर यू। तो आप राइडिंग जैकेट या उसके क्लोथ्स, उसका एक्सेसरीज, उसका की चेन, उसका हेलमेट या उसके जो मॉडल्स होते हैं ना, स्केल मॉडल्स, वो सब खरीद सकते हो। बट 2500 में रॉयल एनफील्ड में क्या ही आएगा, आपको जाना पड़ेगा 5000 का ख़रीदने को और 2500 का डिस्काउंट होगा, कि 4000 के नीचे रॉयल एनफील्ड का कुछ नहीं आएगा ढंग से, अनलेस आप टी शर्ट और पैंट ख़रीदने वाले हो। सो ये था एक ओनरशिप रिव्यू गरीला 450 का राहिल की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू राहिल, अपना टाइम निकालने के लिए, इतना डीप लेवल का ओनरशिप रिव्यू देने के लिए, ठीक है। तो राहिल को बहुत बहुत थैंक यू, और आई होप हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। तो ऑल राइट गाइज, अब हम सुनेंगे कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है गोरिल्ला 450 का। लेट्स स्टार्ट द बाइक।